दार्जिलिंग क्षेत्र में आप सभी भाइयों बहनों के बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सब से मिलकर के संवाद बना करके मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपके हितों को लेकर के आपके नेताओं ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन आपकी भावनाओं के साथ कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और पिछले 10 वर्षों से टीएमसी लगातार खिलवाड़ कर रही है। यहां के निर्दोष नौजवानों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार इन दलों का रहा है वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। हम सब जानते हैं कि देश के अंदर अनेक समस्याएं थी 2014 के पहले, क्योंकि 2014 के पहले देश के अंदर जिन लोगों ने ज्यादा समय तक शासन किया था उसमें कांग्रेस और उसके सहयोगी दल ज्यादा थे। उन्होंने समस्याएं ज्यादा दी, वे समस्याओं के समाधान पर विश्वास नहीं करते थे। और आपने देखा होगा 14 के बाद मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन समस्याओं का एक एक करके समाधान होता हुआ गया। आज देश के अंदर जम्मू कश्मीर देश के अंदर आतंकवाद का सबसे बड़ा मुद्दा बना था, आज जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान हो गया है। दार्जिलिंग का नौजवान भी अगर चाहेगा आज के दिन कि वह जम्मू कश्मीर के अंदर अपने लिए जमीन और मकान खरीदना चाहता है, कोई आपको रोक नहीं सकता है। आप भी पूरे मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर अपने लिए जमीन और मकान खरीदने के अधिकारी हो सकते हैं। यह अधिकार मोदी जी ने आपको दिया, यह अधिकार लिया था कांग्रेस ने, लेकिन मोदी जी ने वापस यह अधिकार देश के नागरिकों को दिया। आज जम्मू कश्मीर विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, बोडोलैंड की समस्या, मैं भी असम विधानसभा चुनाव में गया था। कितने तेजी के साथ विकास की इस प्रक्रिया के साथ आज बोडोलैंड आगे जुड़ रहा है। आज वहां का हर नौजवान खुशहाल है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बने, 500 वर्षों से हिंदू समुदाय इसके लिए लड़ रहा था, लेकिन आजादी के बाद भी कांग्रेस इस मुद्दे को उलझाती थी, लड़ाती थी। मोदी जी आए, सभी बाधाओं को दूर किया और आज अयोध्या में भगवान राम की भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। भाइयों बहनों, ऐसे ही बंगाल विधानसभा का चुनाव बंगाल की समस्याओं के समाधान के साथ साथ दार्जिलिंग क्षेत्र में गोरखा समुदाय की समस्याओं के समाधान का भी एक माध्यम बनना चाहिए। और यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। आखिर क्यों इन दलों ने पहले इस समस्या के समाधान में रुचि नहीं ली? क्योंकि इनके हित जुड़े हुए थे, इनके द्वारा शोषण किया जाता था, विकास के नाम पर आने वाले पैसे में लूट खसोट मची हुई थी। यहां की भरपूर प्राकृतिक संपदा को, जिसको आपके पूर्वजों ने संरक्षित किया था, उसका वे दोहन करना चाहते थे और आपके पूर्वजों ने उस लड़ाई को लड़ करके उसका दोहन नहीं करने दिया तो उन पर अत्याचार होना प्रारंभ हुआ था। आज उस समस्या का समाधान करने के लिए ही कि भारत के संविधान के दायरे में रह करके हम यहां की समस्या का समाधान करेंगे, भारतीय जनता पार्टी इस बात का आश्वासन देने के लिए आपके बीच आई है। आपने श्री राजू बिष्ट को यहां से सांसद बनाया, वे यहां से आपकी समस्याओं को देश के सर्वोच्च मंच पर रखते हैं।
विकास की योजनाओं को लेकर के यहां पर आ रहे हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का एमएलए भी यहां से चुनाव जीतेगा, बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो डबल इंजन की सरकार की गति भी कई गुना होती है। ये वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर आज है। आज आप उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की प्रक्रिया को जोड़ते हुए देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश 4 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि यहां अराजकता है, गुंडागिर्दी है, दंगा होते हैं, पर्व त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मनाए जा सकते। लेकिन 4 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। भाजपा आने के बाद दंगे समाप्त हुए। हर पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जा रहे हैं। कुंभ का आयोजन हम लोगों ने प्रयागराज की धरती पर किया था। गंगा, यमुना, सरस्वती के त्रिवेणी पर 24 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु वहां पर आए थे। 24 करोड़ से ज्यादा। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। और आज विकास की किस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आप अनुमान करिए, उत्तर प्रदेश में 4 वर्ष के अंदर 40 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध हो गया है। 1 करोड़ 38 लाख गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन, 1 करोड़ 57 लाख गरीबों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन, 2 करोड़ 62 लाख गरीब परिवारों को एक शौचालय, 6 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए सालाना आयुष्मान भारत की सुविधा, जिसमें 5 लाख रुपए हर वर्ष उन परिवारों को स्वास्थ्य बीमा के लिए सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 2 करोड़ 42 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए हर वर्ष उपलब्ध कराए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, 14 करोड़ गरीबों को अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर मुफ्त में राशन उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। ये काम गरीब कल्याण के हैं। आपने देखा होगा, बंगाल के अंदर भी पंचायत चुनाव हुए थे, कितनी हिंसा हुई थी। लोकल बॉडी के इलेक्शन में कितनी हिंसा हुई थी। और इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव चल रहे हैं, आपने एक भी जगह हिंसा नहीं देख रहे होंगे। मैं बंगाल में प्रचार कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहे हैं। यह है परिवर्तन। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने नेपाल को, बिहार को, छत्तीसगढ़ को, झारखंड को, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, इनसे जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश की पूरी सीमाओं में जितने भी हमारे मार्ग थे, उनको 4 लेन की कनेक्टिविटी से जोड़ा है। 5 नए एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। ये 5 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बढ़ाने वाले, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को कई गुना बढ़ाने की वादा रखते हैं। एयर कनेक्टिविटी को बेहतर किया है। ये सब इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का बरदहस्त और उनका मार्गदर्शन है और उनका सहयोग है। उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है और डबल इंजन की सरकार विकास की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाती है, तो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लेकर आती है। और यही तो हम बंगाल के लिए भी कहना चाहते हैं। आखिर दार्जिलिंग और उसके इन क्षेत्रों की कितनी प्राकृतिक सौंदर्य है इसमें। ये प्राकृतिक सौंदर्य यहां पे पर्यटन की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाता है। ये पर्यटन, ये प्राकृतिक सौंदर्य हेल्थ एंड वेलनेस के नए स्पॉट के रूप में हेल्थ टूरिज्म को भी आगे बढ़ाने का एक मादा यहां पे रखता है। और मैं तो कह सकता हूं, यहां पे भाजपा की सरकार होती तो टूरिज्म में यूरोप और स्विट्जरलैंड आपसे कई पीछे छूट जाता। दार्जिलिंग नंबर 1 पर देश और दुनिया के अंदर आ गया होता। यहां के इन सभी बहन बेटियों को और यहां के इन नौजवानों को दार्जिलिंग के अंदर ही नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। इनको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी, दुनिया आपके पास आती। ये संभावनाएं यहां पर हैं, लेकिन इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने का जो अवसर है
वो ये चुनाव है। और इसलिए मैंने कहा कि बंगाल का चुनाव हमारे लिए सत्ता परिवर्तन मात्र एक माध्यम नहीं है, बंगाल के अंदर हर एक क्षेत्र में खुशहाली लाने का एक माध्यम भी है, समृद्धि लाने का माध्यम भी है। भाइयों बहनों, 4 वर्ष में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय दुगने से अधिक की है और बंगाल के अंदर 10 वर्षों में टीएमसी की सरकार में प्रति व्यक्ति आय में घटोतरी हुई है, घटा है। यहां पर नागरिक के जीवन स्तर को कम करने का कार्य टीएमसी के गुंडों ने किया है, लूट खसोट मचाई है, योजनाओं का लाभ यहां के नागरिकों को नहीं मिल पाता है, विकास की योजनाएं या तो टीएमसी लागू नहीं होने देती है और अगर हो भी गई तो उसको बीच में ही हड़प लिया जाता है, नागरिक तक, आम नागरिक तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। क्या नहीं है आपके पास? सब कुछ तो है, केवल उचित नेतृत्व और मार्गदर्शन की है। और आपने श्री राजू बिष्ट को यहां से सांसद बनाया, अब उनके साथ सहयोग करने के लिए एमएलए भी दीजिए, हर एक क्षेत्र में एमएलए भी दीजिए। भाइयों बहनों, आप देखना विकास कैसे आगे बढ़ता है, विकास तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मुझे आश्चर्य होता है, यहां पर गोरखा समुदाय पर तो अत्याचार हुआ ही, चाय बागान के श्रमिकों के साथ कितना शोषण हुआ देश के अंदर। उनको प्रतिदिन जो उनका मानदेय है 300-350 रुपए प्रतिदिन मिलता है, उनको जमीन के पट्टे मिलते हैं, लेकिन बंगाल के अंदर यहां पर 200 रुपए भी नहीं मिलते, उसमें भी शोषण होता है, जमीन का पट्टा नहीं मिलता है। उनके सामने अपने जीवन को बचाने की भी समस्या है और आजीविका को बचाने की भी समस्या है। जीवन और जीविका दोनों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके बीच में काम करना चाहती है और इसी के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। भाइयों बहनों, जो पार संभावनाएं यहां पर है टूरिज्म के साथ साथ, आखिर यहां पे यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बननी चाहिए? क्यों नहीं बननी चाहिए? अगर अच्छी सरकार होती, बंगाल के अंदर विकास की सोच वाली सरकार होती, तो जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एम्स बन रहे हैं, 4 वर्ष में 30 नए मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हम लोग बना रहे हैं, 30 मेडिकल कॉलेजेस नए बना रहे हैं, एम्स, आईएम, आईआईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नए एयरपोर्ट जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं, ऐसे ही बंगाल के अंदर रुचि लेने वाली सरकार होती तो उनका लाभ बंगाल के नागरिकों को, दार्जिलिंग के नागरिकों को भी मिला होता। लेकिन दीदी तो हर काम के लिए चिढ़ जाती है, नाराज हो जाती है, इस कदर होती है कि अब तो गरीबों का राशन तो इन्होंने लूटा ही, यहां के जीवन पर तो इन्होंने संकट डाला ही, आजीविका पर भी डकैती डालने का काम किया और आजीविका के साथ साथ आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया। यानी दीदी पहले दुर्गा पूजा रोकती है, फिर सरस्वती पूजा रोकती है और अब तो कहती है कि जय श्री राम बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। बंगाल के अंदर अजीब सी स्थिति पैदा करने का प्रयास हो रहा है। बंगाल की धरती तो हमारे लिए बड़ी पवित्र धरती है, आध्यात्मिक गुरुओं को देने वाली धरती है। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, एक लंबी श्रृंखला चलती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाली धरती है बंगाल की धरती। लेकिन आज दीदी कहती है कि जय श्री राम बोलोगे तो जेल के अंदर डाल देंगे। मैं ये शब्द सुनना नहीं चाहता। पता नहीं दीदी ऐसे क्यों चिढ़ रही है, लेकिन मैं एक बात को मानता हूं और भाइयों बहनों मैं आप सबसे भी कहूंगा, अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ हम जुड़े रहे हैं, शुरू से जुड़े रहे हैं।
1949 में जब रामलला का प्रकटीकरण हुआ था, गोरखनाथ मंदिर ने उस आंदोलन को लीड किया था। मेरे पूज्य गुरुदेव और मेरे पूज्य दादा गुरु इस आंदोलन के साथ शुरू से जुड़े रहे हैं, उस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करते थे। और मैंने इस बात को महसूस किया है, जिसने भी राम का विरोध किया, वो चाहे रामायण काल में किया होगा और चाहे आज के इस काल में कर रहे हैं, उसकी दुर्गति तय है। उसकी भलाई नहीं हो पाई, उसका उन्नयन और उसका उत्थान नहीं हो पाया। लेकिन कब टीएमसी के लोगों की समझ में यह बात आएगी? उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहे होंगे, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने भगवान राम का विरोध किया था, आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है। लेकिन बंगाल के अंदर भी अगर राम का विरोध करोगे तो बंगाल की जनता और दार्जिलिंग की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। और यही तो यहां पर बंगाल के अंदर जब मैं आ रहा था, अभी यहां पर ये 12 से 15 किलोमीटर इस पहाड़ी रास्ते से आते हुए जब मैं आपके बीच में पहुंचा हूं, जहां भी मैं देखता था माताएं, बहनें, नौजवान, यहां के नागरिक, आम नागरिक जो सड़कों पे था, जैसे ही मुझे देखता था अभिवादन करता था जय श्री राम का। हर ओर से एक ही नारा था, जय श्री राम का। और भाइयों बहनों, हमारे यहां तो राम के बगैर कोई यात्रा होती ही नहीं है। जन्म लेते हैं, बच्चा जन्म लेता है, अखंड रामायण का पाठ हो जाता है। कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है, राम के बगैर होता ही नहीं। जन्म से लेकर के मरण तक की पूरी यात्रा राम के बगैर अधूरी है हमारे यहां। लेकिन यहां पर दीदी कहती है राम का नाम नहीं लेने देंगे। मैं दीदी को बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने राम का विरोध किया, इतिहास में सब गायब हो गए, कोई पूछता ही नहीं। राम भक्तों को सदैव विजय मिली है। और भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूं, हमें सोनार बंगला के सपने को साकार करने के लिए कार्य करना है। गोरखा समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करना है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, भारत के संविधान के दायरे में रह करके भारत के अंदर हर समुदाय की समस्या का समाधान आज की केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार करने को प्रतिबद्ध है। और भाइयों बहनों, हम सबको मोदी जी के विजन पर कार्य करना है। हम सबको मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करना है, उनके विजन के अनुसार आगे बढ़ना है, देश की समस्याओं का समाधान करना है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए भारत को दुनिया की एक महाताकत के रूप में स्थापित करना है। और इसी के लिए तो आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं, इसी के लिए हम लोग आपके बीच आए हैं। विकास तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के अंदर सरकार बनाने दीजिए। यहां की टीएमसी की गुंडागर्दी का हिसाब कानून के दायरे में रह करके एक एक करके लिया जाएगा। चिंता मत करिए, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं, कतई घबराने की आवश्यकता नहीं। आपने लंबी लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई चल रही है, लेकिन अब लड़ाई का सुखद परिणाम सामने आने की जब स्थिति पैदा होती है तो हमें भी पूरे धैर्य के साथ, पूरी मजबूती के साथ अब आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपना करके हम इस समस्या के समाधान की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो अवश्य समाधान का रास्ता निकलेगा। अनेक नौजवान आपने खोए हैं, अनेक आंदोलनकारी जो आपके हितों के लिए काम कर रहे थे, आपने उनको गंवाया है। लेकिन सरकार ने, टीएमसी की सरकार ने, कम्युनिस्टों ने, कांग्रेस ने कभी भी आपके हितों के लिए सकारात्मक रुख नहीं अपनाया। अत्याचार, शोषण और भ्रष्टाचार इन दलों का पर्याय बन गया था। और भाइयों बहनों,
आज आपको आश्वस्त करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी समस्या को उलझाने नहीं, समस्या को सुलझाने में विश्वास करती है और सुलझाने की दृष्टि से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आपके बीच फिर से आई है। आपका सकारात्मक रूप भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिखाई दे रहा है, हर एक क्षेत्र में देखने को मिला है। आपने लोकसभा चुनाव में समर्थन किया, विधानसभा चुनाव उसकी अगली कड़ी है। और जो मैंने कहा, जब डबल इंजन की सरकार आएगी, तेजी के साथ एक कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। आज आपने देखा होगा, नई नई दृष्टि से कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम चल रहे हैं, विकास की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। देश के अंदर 70 वर्ष लगे, देश के अंदर 55 वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया, एक एम्स दिल्ली में दिया, और मोदी ने 6 वर्ष में 22 नए एम्स देश के अंदर दिए हैं, जिसमें से 2 एम्स यूपी में बन रहे हैं। क्यों नहीं आपका यहां बनना चाहिए? क्यों नहीं दार्जिलिंग में एक विश्वविद्यालय बनना चाहिए? क्यों नहीं यहां पर यहां की आवश्यकता के अनुरूप सुविधाओं का उन्नयन होना चाहिए? और क्यों नहीं यहां की प्राकृतिक सौंदर्य को दुनिया के पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए क्यों नहीं ये कार्यक्रम आगे बढ़ने चाहिए? ये बढ़ने की इच्छा शक्ति के लिए उस प्रकार के जनप्रतिनिधि और उस प्रकार की सरकार होनी आवश्यक है। और उस प्रकार की सरकार के लिए आपके बीच में आपका समर्थन प्राप्त करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन प्राप्त करने के लिए आज हम सब आपके बीच भाइयों बहनों यहां पर आए हैं। मैं आप सबसे अपील करूंगा, श्री विष्णु प्रसाद शर्मा को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच आए हैं, इन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करने के लिए आया हूं। श्री विष्णु प्रसाद शर्मा को आप लोग सही समर्थन देंगे? दोनों हाथ उठाइए, इधर से भी, उधर से भी, सभी ओर से, ऊपर से भी, जहां है वहां से, सभी ओर से दोनों हाथ उठाइए। दोनों हाथ उठा के मेरे साथ बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।